स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। जो आज हमारा चैप्टर है 2 है, विषय अतीत से वर्तमान का, कक्षा 6 का। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कोई एक्स्ट्रा वॉइस या कोई आवाज़ सुनाई देता तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे जो मतलब जहाँ वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर उतना सेफ नहीं है। मतलब आवाज़ अगर थोड़ा आएगा तो उसको अवॉइड कीजिएगा। और माइक उतना थोड़ा अच्छा नहीं है, तो अगर जो आवाज़ में कोई दिक्कत हो रहा तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। लेकिन आपको कंटेंट में कोई भी दिक्कत नहीं देंगे, हम समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जो है सिक्स का है, अतीत से वर्तमान। क्लास 6 का है, क्या है, अतीत से वर्तमान। इसको पढ़ना है आज हमें। क्या है इसमें, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसी को पढ़ना है। वाट, कब, वाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इसी को पढ़ना है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो पढ़ेंगे इतिहास से संबंधित प्रमाण को पढ़ेंगे इसमें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा कि मानव धरती पर हजारों सालों से ही रह रहे हैं। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्ष पहले क्या हुआ, यह कोई कैसे जान सकता है। पिंकी सोनी से 5 वर्ष की बड़ी थी। इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। देखिए, हजारों साल पहले क्या हुआ था, यह कैसे पता लगाएंगे। कल क्या हुआ था, आज जानने के लिए हमें रेडियो, टेलीविज़न या फिर किसी अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ, हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ, इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, जब हजारों साल पहले उसको इतिहास बोला जाता है। यथार्थ, हमारे पूर्वज कौन थे, मतलब मेरा पूर्वज कौन था, पूर्वज को बोला था एंसेस्टर। क्या वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी ही हमें इतिहास कहा जाता है। इतिहास किसे कहा जाता है, अतीत से लेकर वर्तमान जानकारी को इतिहास कहा जाता है। जब बीती हुई घटनाओं को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है या अतीत कहा जाता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि इतिहास। देखिए, इतिहास जो होता है, इतिहास इसमें ध्यान रखिएगा, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडेटस। किसे कहा जाता है, हेरोडेटस। इसे बोला था हेरोडेटस। एस से होता है हिस्ट्री और एस से होता है हेरोडेटस। और इसमें एक ध्यान रखिएगा, डेल्टा का खोज भी किसने किया था, ये डेल्टा होता है इस तरह का, इसका भी खोज किसने किया था, हेरोडेटस ने। डेल्टा का खोज किसने किया था, डेल्टा का खोज हेरोडेटस ने। ये फ्रेंड ध्यान में रखिएगा, ये आपको आगे चल के काम देगा। तो आइए इसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अतीत से लेकर वर्तमान तक के विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा गया है। जैसे देखिए, 3 खंडों में बांटा गया है। एक वो बांटा है कौन सा, एक वो बांटा गया है प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। प्राचीन मतलब पूरा पहले का, मध्य मतलब मेडावल बीच में, इसको बुलाता है अंग्रेजी एनिसेंट, ये मेडावल और ये मॉडर्न। इसको 3 में बांटा है। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। भारत में प्राचीन काल मानव जाति का आरंभ क्रियाकलापों से 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध, मतलब कब हुआ था, 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। देखिए, जाना जाता है इसके आरंभिक चरण को पूर्व इतिहास काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग का कोई भी घटना
का कोई भी क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने अपने आग एवं पहिए का उपयोग सीखा, खेती पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बे तथा शहरों का विकास हुआ। 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ। इसे मिस्र, मेसोपोटामिया ये सब सभ्यता बहुत ही पहले से चला आ रहा है। इससे हिंदू सभ्यता है। कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6वीं शताब्दी तक आते आते इन साम्राज्यों को विघटन होने लगा, पुनः छोटे छोटे राज्यों अस्तित्व में आने लगा। 18वीं शताब्दी के मध्य में 750 ईस्वी ये धीरे धीरे कमजोर पड़े। जैसे सिंधु सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने के बाद वैदिक सभ्यता आया, उसी तरह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पाद तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधाराओं का भारत में आवागमन हुआ। पुनः भारत में विशाल साम्राज्य का गठन हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ, सामाजिक समन्वय भी स्थापित हुआ। यद्यपि यह पद्धति 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल मध्यकाल का अंत हुआ। देखिए आधुनिक काल अब क्या हो गया। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। मतलब मेडावल हिस्ट्री किसको बोला जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री 18वीं शताब्दी से माना जाता है। जबकि पश्चिमी देशों में नए विचार, नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन की विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश ये नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशी द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे अंग्रेज सब यहाँ पे आया था, वहाँ का भी नियम कानून यहाँ पे लगा दिया था। इस व्यवस्था से उपनिवेश बात कहा जाता है। देखिए उपनिवेश बात उसे कहा जाता है जब कोई बड़ा देश, मतलब शक्तिशाली देश कोई छोटा देश पे कब्जा किया जाता है, उसी को बोला था उपनिवेश। तो भारत किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का, तो गुलाम था ना, उसी को। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश दूसरे कमजोर देश पर एकाधिकार प्राप्त कर उसका आर्थिक शोषण, मतलब रुपया पैसा संबंधित उसको मतलब टॉर्चर किया जाता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी, मतलब उसका विरोध करने लगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इन उपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हुई। पहली जो 1857 हुआ था ना, पहली स्वतंत्रता संग्राम युद्ध, जो मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में था। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। 1947 में भारत की आज़ादी मिली और एक नई संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन का अधिकार मिला। यही काल मानव के आधुनिक काल का इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानेंगे, मतलब मानव जाति का इतिहास कैसे, मतलब पृथ्वी पे कैसे इसका उत्पत्ति हुआ। तो आइए हम इसको फिगर से माध्यम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा विश्व का नक्शा है। क्या है, विश्व का नक्शा। देखिए सबसे पहले मानव जो आया था, कहाँ पे आया था, ये अफ्रीका में आया था। इसको बोला था अफ्रीका महादेश। तो सबसे पहले मानव जो आया था, कहाँ आया था, अफ्रीका महादेश में आया था। इसीलिए अफ्रीका महादेश को ये बोला जाता है मानव जाति का पालना। देखिए मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, मतलब अफ्रीका महादेश को, ये ध्यान में रखिएगा। और पहले इंडिया कहाँ था, पहले इंडिया यहाँ पे था, मेडागास्कर के पास। जब उसमें पृथ्वी जब धीरे धीरे क्या विस्तार होने लगा, टूटने लगा, महाद्वीप, मतलब महाद्वीप का जो भी खंडन होने लगा, तो ये टूट कर ही यहाँ पे आया। इसीलिए अभी यहाँ पे एक रिसर्च कीजिएगा तो यहाँ का मिट्टी और यहाँ का मिट्टी मिलता है। देखिए यहाँ पे इसको सेट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला जो दिख रहा है, अगर इसको यहाँ पे सेट कीजिएगा, इसको पार्ट यहाँ पे, तो ये सेट हो जाएगा ऐसे। और इसको उठा के यहाँ पे लेकर आइएगा, देखिए ये कौन वाला दिख रहा है, यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। से दिखा रहे हैं ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे फिट हो जाएगा
और यहाँ से इसका पार्ट तो अफ्रीका से ही टूट के भारत अलग हुआ है, लेकिन ये बहुत करोड़ों वर्ष लग गया था इसको यहाँ तक खिसक के आने में। बहुत करोड़ों वर्ष लग गया था। कितना लगा था? बहुत करोड़ों वर्ष। इसीलिए अब ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले मानव किस महादेश में आया था? अफ्रीका में आया था। यहीं से उठ के यहाँ आया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। हम जानेंगे मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, इसको जानेंगे। तो पढ़ते हैं। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती हैं। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी हुई पुस्तकें। इन पुस्तकों को हम ढूंढकर पढ़ते हैं। उनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होती हैं, जिसे होने के कारण हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जैसे आप बाहुबली 2 में देखे होंगे, जब वो संदेशा लेकर आता है, बाहुबली को सुनाता है, तो सभी एक तरह से पांडुलिपि में ताम्रपत्र में लिखा होता है। देवसेना के लिए जो संदेश लेके आता है, उसका मतलब हाथ जो मांगने के लिए आता है, उसमें दिखाया है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकालय एवं संग्रहालय में सुरक्षित हैं। पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज में स्थित भरतपुर के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय जिसी में ऐसी अनेक पांडुलिपि सुरक्षित है। संग्रहालय में अन्य संस्थानों में भी आप पांडुलिपि देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोत में अनेक महाकाव्य, कविता एवं नाटक आदि इनमें कई सांस्कृतिक भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल एवं कन्नड़ आदि में हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखिए पांडुलिपि में लिखा गया अभिलेख बुलाते। किसी पत्थर या किसी भी खोद को लिखा जाता है, उसी को बुलाता है अभिलेख। उसी तरह का शिलालेख भी होता है। हम अतीत में जानकारी शिलालेख से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु के सतहों पर नुकीली औजारों से उत्कीर्ण किए जाते हैं, मतलब उसमें लिखा जाता है खोद के। इन अभिलेखों में राजा तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित हैं। वैसी जगहों पर लगाया जाता है। देखिए, जैसे शिलालेख सबसे अधिक किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। इसको ध्यान में रखिएगा। यह वहाँ अधिक से अधिक लोग आते हैं, मतलब वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे अधिक से अधिक लोग आता है, ताकि उसको पढ़ के उसके बारे में जान सके, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेश का पालन कर सके। अब नेक्स्ट है यहाँ से देखिए, इसके अतिरिक्त अतीत में बनी गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुएं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति, चित्र, सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इसमें अवशेष के जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किए जाते हैं। पुरातात्विक वस्तुओं के अध्ययन करने वाले युक्ति को पुरातात्विक कहा जाता है। इसको आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। पुरातात्विक को क्या बोलता है? आर्कियोलॉजी। ध्यान में रखिएगा। जैसे ये सब मिला है, इस कॉइन मिला है, सिक्का मिला है, मृद भांड मिला है। ये बिहार में हस्तिनापुर में बहुत ज़्यादा मिला है, छपरा में। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवर, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियाँ भी मिलती हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों का अवशेष भी प्राप्त है। उससे पता चलता है कि अतीत में लोग के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। ये सब भी पता चल सकता है। जैसे डॉक्टर स्नूपर ने पटना के कुम्हार नामक एक स्थान पर खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले। इस खुदाई में उन सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं
भव्यता पर प्रकाश पड़ता है, मतलब उससे पता चलता है। इस तरह पांडुलिपि अभिलेख सिक्के पुरातात्विक शास्त्र से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातात्विक एवं इतिहासकार अतीत के अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोत के माध्यम से अतीत की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट, सिक्के भी एक होता है मतलब पता करने का, कॉइन जो होता है उससे पता चलता है। सिक्के शासकों द्वारा जारी किया जाता है जिसमें राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह, कोई लिपि अंकित होती है। सिक्के का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इसको बोला जाता है कुछ सिक्के का अध्ययन क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्के का अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्के का अध्ययन कहलाता है। खुदाई से मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय का निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई गई, लेकिन सामान्यतः प्रचलित है वह है रेडियो कार्बन विधि द्वारा। कार्बन डेटिंग कितना है? 14। इसी से मतलब अवशेष का पता लगाया जाता है कितना साल वो पुराना है। देखिए इसमें क्या होता है, रेडियो कार्बन विधि में क्या होता है, जब तक मानव जीवित रहता है तो वो क्या होता है, रेडियो कार्बन पृथ्वी से कुछ मात्रा में वो ग्रहण करता है, उसी से पता कर। जैसे इसमें दिया है तिथि का निर्धारण ये काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुएं में एक प्रकार की रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ जिसमें से निश्चित दर से छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य या पौधा जिंदा होता है तब जिस मात्रा में वायुमंडल से C14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मी का कारण मरने के बाद उस खो देता है, मतलब नहीं लेने लगता जब वो मर जाता है। जब कोई मरता है तो वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, यद्यपि वह इस निश्चित दर से पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर जीव की आयु का निश्चित निर्धारण करते हैं। आपको पता चल गया इस कार्बन 14 पद्धति से कैसे पता किया जाता है। अब देखिए तिथियों में बदलाव। तिथियों का मतलब प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत एवं शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन पूरे विश्व में एक मानक रूप से तिथियों का गणना मुख्य ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती थी। मतलब ईसा मसीह के अभियोग क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से ही माना जाता है। उससे पहले का जन्म को क्या बोला जाता है? BC बोला जाता है, और इसके बाद को मतलब बोला जाता है AD। इसको ईस्वी में लिखता है। एनी डोमिनो बोला जाता है इसको, और बीसो बिफोर द क्राइस्ट बोला जाता है, मतलब समय के पहले। इससे पहले एक हुआ होगा, फिर 2, तब नहीं से चल रहा हो, कभी 0 होगा। इससे पहले जो जैसे माइनस में तो नहीं लिखेंगे, इसीलिए इसको लिखा जाता है BC, बिफोर द सेंचुरी या बिफोर द क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के पहले को जन्म क्या बोला जाता है? ईसा पूर्व, और बाद को ईस्वी बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जन्म के पूर्व तिथियों को अंग्रेजी में BC, बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में ईसा पूर्व लिखते हैं। इसी प्रकार की शुरुआत उसके जन्म के वर्ष से है। जैसे कि 2009 में एनो डोमिनी लिख सकते हैं, तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह जन्म के बाद वाला है। ठीक, 2009वें वर्ष है। इसी प्रकार 2500 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है। इसका अर्थ होता है कि ईसा मसीह जन्म से 2500 वर्ष पहले। तो आपको समझ में आ गया होगा AD और BC। देखिए यहाँ पे लिखा है BC में लिखा हुआ है बिफोर द क्राइस्ट या सेंचुरी, और AD मतलब ईसा जन्म यहाँ पे देखिए लिखा है, ये 0 है। इधर से पहले चलेंगे तो ईसा मसीह पहले चलेंगे, ईस्वी से पहले इसको बोलेंगे BC, इसके बाद चलेंगे तो AD। अब आपको समझ में आ गया। अब भौगोलिक पृष्ठभूमि इसको पढ़ना है। इसमें क्या है, प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत में इतिहास को समझाने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। इसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आता है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में करा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। यहाँ पे देखिए उत्तर के पर्वतीय प्रदेश तराई जंगल का प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैला हुआ, जिसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमाऊं, सिक्किम प्रदेश सम्मिलित है। इसको उत्तर में, ये पहला भाग है। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग जो उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ है। कौन सा? उत्तर का पर्वतीय, उत्तर का मैदान। अब दक्षिण का
प्लेटियस मतलब पठार, दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा ताप्ती नदी बहती है। इस भाग को में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। कौन सा अलग करता है? विंध्य की पहाड़ियाँ, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सुदूर दक्षिण का मैदान क्या हो गया? उत्तरीय पर्वतीय उत्तरीय मैदान और हो गया दक्षिणी पठार के अंतर्गत अब दक्षिणी सुदूर, जो गोदावरी कृष्णा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश में मिले हैं। तो ये 4 भागों में बांटा गया भौगोलिक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला को भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी मध्य एशिया को अलग करता है, लेकिन पर्वत में अनेक दर्रे को रास्ता बोला जाता है। देखिए 2 पर्वत के बीच में जो पतला रास्ता उसी को बोला जाता है दर्रा बोला जाता है। जैसे खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। इसी तरह ये भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान से होता है। इन दर्रों के माध्यम से भारत में संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते को कहा जाता है। इन भारतीय, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मेहरगढ़ जैसे स्थान जहाँ लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं एवं जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया था। भेड़, बकरी तथा गाय बैल पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ बहती थी। सहायक नदियों आगे चलकर एक बड़ी नदियाँ में मिल जाती हैं। लगभग 2725 ईसा पूर्व साल से पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। भारत उपमहाद्वीप में उत्तर पूर्व में गोरो, खासी, जयंतिया, मिसमी, नागा पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों के नाम पर ही आदिवासियों मानव समूह की पहचान है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में विंध्य पर्वत विभाजन का रेखा है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में विंध्य पर्वत विभाजन करेगा। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थान पर लगभग 30,000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। ये पहले का। विंध्य की पहाड़ियों को उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती है। विंध्य पहाड़ियाँ उत्तर में स्थित कोल्डिवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था। चावल या धान उपजाया गया था। इसमें एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे पहली बार चावल की खेती हुआ था? इसका हुआ था कोल्डिवा और चोपानी मांडो कहाँ में हुआ था? कोल्डिवा और चोपानी मांडो। और पूछेगा कि सबसे पहले गेहूँ का, उसके लिए कौन सा होगा? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि गेहूँ का सबसे पहले खेती कहाँ हुआ था? कोल्डिवा से चावल से। उसी प्रकार मेहरगढ़ से क्या मिला था? गेहूँ का प्रमाण मिला था। ठीक। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण क्षेत्र के प्राचीन में मगध नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। मगध का यहीं का शासक था घनाना, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से उसको हरा दिया था, क्योंकि बहुत ही अय्याश टाइप का था। विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। भौगोलिक रूपरेखा के इस वितरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु यह कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। यह लोग ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करने और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय खरीद बिक्री करते थे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप में के बाहर के लोग भी खैबर, बोलन एवं गोमल जो दर्रा था के रास्ते
भारत आए आवागमन में हमारी संस्कृति परंपरा समृद्ध हुई। देश का नाम मतलब देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में जानेंगे अब। देखिए, हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया का शब्द इंडस से निकला है, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो भारत का नाम सिंधु नदी से ही पड़ा है। लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी को पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद या हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। उनका उल्लेख ऋग्वेद के लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। ऋग्वेद में इसका भी वर्णन है। अतः प्राप्त स्रोतों एवं माध्यम एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, प्रारंभिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, यह सब आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। उपलब्ध भारत का नाम किस नदी से पड़ा था? सिंधु से पड़ा। ये रेलवे का क्वेश्चन था। मुझे रेलवे का एग्जाम देने गए थे 2018 में, ये क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अब आ गया हमारा प्रश्नावली। तो इसमें हम क्या क्या पढ़े इतिहास के बारे में। इतिहास को 3 कालखंडों में बताया। मानव सबसे पहले कहाँ आया था? अफ्रीका में आया था। कौन का था? एक था एक था प्राचीन काल, एक था मध्यकाल और एक था आधुनिक काल। तो 3 खंडों में इतिहास को बांटा गया। इसको बुलाता है प्राचीन को एंशिएंट बुलाता है, मध्य को मेडावल बुलाता है और वर्तमान को बुलाता है मॉडर्न हिस्ट्री। 18वीं शताब्दी से उत्तरार्ध को क्या बुलाता है? मॉडर्न हिस्ट्री बुलाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मनुष्य के पौधे के अवशिष्ट के प्राचीनता का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कार्बन 14 विधि द्वारा किया जाता है। देखिए, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता था? अभी बताए थे, विंध्य पर्वत अलग करता है। चावल का प्राचीनतम साग कहाँ से मिला? प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ये बताए थे कहाँ से मिला था? कोल्डिहवा से। और मेहरगढ़ से गेहूँ से। देखिए, चावल इसमें वो लास्ट में आ रहा था, यहाँ पे वो है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। उसी प्रकार मेहरगढ़ गो आ रहा है तो गेहूँ हो जाएगा इसका। उसी का गेहूँ का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो मेहरगढ़ से। इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा देश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो काम हुआ था दक्षिण क्षेत्र के अधीन। तो इसमें भरा जाएगा दक्षिण। इसमें क्या भरा जाएगा? दक्षिण भरा जाएगा। इसमें दक्षिण भरा जाएगा। उसी प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भारत को देश में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया है? इसमें 4 भागों में विभाजित किया गया है। देश ने कुम्हार नामक एक स्थान की खुदाई करवाई थी। तो किसने करवाया था? डॉक्टर स्नूपर ने कराया था। किसने किया था? डॉक्टर स्नूपर। यहाँ पर उधर ऊपर में बताए थे, स्नूपर नाम था। डॉक्टर सुपूनर था। क्या नाम था? डॉक्टर सुपूनर। इसको ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर सुपूनर। अब नेक्स्ट है हमारा आधुनिक काल का आरंभ कब से हुआ था? कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। 18वीं शताब्दी में बताए थे। अब देश में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ तो कहाँ हुआ था? विंध्य क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? इसको विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में कब हुआ था? विंध्य क्षेत्र में लगभग कितना साल? 3000 साल पहले हुआ था। कितना? 3000 साल पहले हुआ था। 3000 साल पहले। इसको याद रखिएगा। विंध्य क्षेत्र में 3000 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इसको मिलान करने के लिए। गोरो खासी जनता, ये सब क्या है? ये सब जनजाति है। क्या है? जनजाति। ये बताए थे कोल्डिहवा और चौपानी मांडो से क्या मिला था? अनाज का प्रमाण मिला था। किसका? चावल का। मगध क्या था?
मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था जहाँ का शासक था घनानंद। उसको हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। महापाषाणी संस्कृति कहाँ था? दक्षिण में, तो इसका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, क्या इतिहास के अध्ययन से हमें कई प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है? इसका मतलब बताने के लिए क्वेश्चन आंसर बोल रहा है, तो उसको हम करा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सब क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये आंसर है, यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरह नीचे का भी है, आप लोग के लिख सकते। पुरातात्विक किसे कहा जाता है? जीवाश्म वाला जितना भी होता है, जैसे पत्थर, चट्टान, अवशेष, ये सब पुरातात्विक है। अब ये 3 नंबर का आंसर है, यहाँ पे देख कर लिख सकते हैं। इतिहास के अध्ययन से अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का है। 4 नंबर, अतीत की जानकारी किन किन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है? इसको लिखे। ईंट, पत्थर, इमारतें, ये सब है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ? तो ये तो बता दिए थे, सिंधु नदी के, और वहाँ का लोग इसे इंडस बुलाया था, यूनान का लोग। अब नेक्स्ट देखिए, काल का निर्धारण C14 पद्धति को बताए, तो ये बता दिए क्या होता है। C14 पद्धति से जब तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो क्या करता है, उससे वो छोड़ता रहता है। C14 मतलब लेता रहता है पृथ्वी से, जब मर जाता है तो नहीं लेता है, उसी से पता चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जो भी गलती हो कमेंट में ज़रूर बताएं।